भी है ना। आज हम डेमोक्रेसी एट होम का बारे में हमारा रिसोर्स पर्सन श्रीमती वाणी पेरियोडी है, इसका इंट्रोडक्शन कलीफ ने करेंगे। सो ओवर टू कलीफ। कलीफ, सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, हाय सभी को जिंदाबाद। और आज हमारा साथ है वाणी पेरियोडी, कोस्टल कर्नाटका का मैंगलोर सिटी से है। मैंगलोर का बगल में ही मतलब बंटवाला एक जगह है। शायद सिर्फ कम्युनल वायलेंस के लिए पता फेमस है ये जगह, मैंगलोर या बंटवाल। बट उस जगह में एक ऐसा ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं, एक छोटा विलेज में कुछ यूथ्स को लेके, कुछ फैमिलीज का साथ इतना ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं। और लोगों को सच्ची में जुड़ाना कैसा, मतलब उसके साथ कैसा ग्राउंड में काम करना है, इतना खूब तरीके से वो काम कर रहे हैं। और इसमें स्पेशली जो उधर का बच्चे है उसका साथ एक कम्युनिटी लाइब्रेरी करके, और जो उधर का यूथ है उसका साथ एक तरीकिटा कला कमटा बोल के एक कल्चरल ग्रुप को शुरू करके उसमें कैसा उसको एंगेज करे। जो कोस्टल कर्नाटका का सो कॉल्ड पुरुष का कला था यक्षगाना, उसको कैसा महिला तक लेके जाए, उसको एक्टिवली उसको रन भी कर रहा है। और जो यूथ है, फीमेल है, उसमें रोल रह रहा है और बहुत अच्छे से वो भी चला रहा है। और बहुत बुक भी लिखा है वाणी जी, और बच्चे को कैसा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाए इसका ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा हैंड बुक भी लिखा है। और उसका साथ साथ परफॉर्मर भी है और थिएटर में बहुत एक्सपीरियंस भी है, खुद बहुत मनो ड्रामा को लिखे भी है और एक्ट भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से। और एक बहुत बड़ा संगठन है, संगठन से ज्यादा मैं बोलूंगा एक प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में। जो महिला है वो उधर आते हैं और हर साल कुछ भी हो जाएगा महिला को लेके कर्नाटक में वो वॉइस रेज करेगा। उस संगठन का नाम है महिला दौर्जन्य विरोधी ओक्कुटा। सो उसमें फाउंडर मेंबर भी है और बहुत अच्छा तरीके से ग्राउंड में काम भी कर रहे हैं। और ऐसा बोलते जाएगा तो शायद कल मॉर्निंग तक मैं बोलते ही जाऊंगा। उसका लाइफ पार्टनर भी और उसका साथ जुड़ के बहुत ऐसा काम उस छोटा गांव में कर रहे हैं और एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में बहुत खूबसूरत तरीके से वो सेशन भी लेते हैं जेंडर का ऊपर। और कभी ऐसा नहीं लगता है क्यों बेटा हो, और ऐसा सेशन में इतना एक्टिविटीज होगा और इतना लाइवलीनेस होता है। कभी हम ऐसा फील करते हैं शायद ऐसा कुछ टीचर्स हो तो शायद इंडिया कहाँ भी मतलब कैसे होता था, ऐसा सोचते हैं कभी कभी। ऐसा बोलते जाएगा तो शायद वही बहुत टाइम होगा। और वाणी जी आपका स्वागत है। और दैट्स ऑल, थैंक यू, वेलकम, शुक्रिया चीफ। बहुत थैंक यू। अच्छे इंट्रोड्यूस किया। छोटा काम प्यार से करती हूँ, तो अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन सुन के। थैंक यू। सबको नमस्ते। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूंगी, बात करने को आता है लेकिन इतना फ्लुएंटली नहीं आता है। कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और ऑनलाइन भी मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं तो परफॉर्मर हूँ, साथ में बैठ के एक्टिविटी करके बात करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो ऐसे मौके जब प्लेटफॉर्म मिलता है तब बात करना भी जरूरत है, इसीलिए मैं इसको एग्री करके आपके सामने हूँ। थैंक यू सबको। हमारा, हाँ, ये डेमोक्रेसी एट होम, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, हम बोलते हैं इसके बारे में, हमारे संविधान में भी यही लिखा हुआ है। इसके बारे में ये बहुत सुंदर वर्ड है, बढ़िया वर्ड है, लेकिन इसको हम कैसे समझते हैं, हमारे लाइफ के साथ कैसे समझते हैं। हम हमेशा ऐसे वर्ड्स को बड़ा बड़ा थियरी के रूप से खाली देखते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में इसका लगाव क्या है, ऐसा देखना बहुत जरूरी होता है, ये मेरा विश्वास है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का क्या मकसद है, क्यों होना है? तो एक तो है सबका भला होना है,
हम जो करते हैं उससे सबका भला होना है। हर समुदाय का आशाओं को बाहर लाने का कोशिश होना है। सबका भागीदारी होना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों का भागीदारी होना है। जब डिसीजन लेते हैं तब मिल के लेना है। सबका कंसर्न उसमें आना है। और अधिकार कितना मुख्य होता है, ऐसे ही जिम्मेदारी भी मुख्य होता है। जिम्मेदारी को, अधिकार को हम कैसे बांटते हैं, और समानता इक्वालिटी का क्या विचार है, एक दूसरे को कैसे इज्जत कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो के भी हम कैसे इज्जत कर सकते हैं, कैसे हम सहिष्णुता को ला सकते हैं अपने जिंदगी में, और दूसरों का बात को, भावना को हम सुनने का हमारा कितना मन है, और प्रश्न पूछने का, अपना राय बताने का स्पेस है। ये सब हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू है। तो बहुत महत्तर विचार है ये सब, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये हमको सीखना है, ये हमको मन में सीखना है। खाली वर्ड थियोरी बात करने का नहीं, हमारा जिंदगी के साथ इसका क्या लगा है वो हमें देखना है। तो हमारा जिंदगी का एक स्पेस है हमारे फैमिली, हमारे होम। ये होम में हम अगर डेमोक्रेसी सीख सकते हैं, तब जाके हमको सोसाइटी में डेमोक्रेसी जीने को आसान होगा। लेकिन हम इसको सोचना पड़ता है, हमारे घर, हमारे होम कितना डेमोक्रेटिक है, हमारे फैमिली कैसा है, इसमें डेमोक्रेटिक स्पेस कितना है, किसका बात वहां चलता है, किसको देखने से हम डरते हैं, और किसके बारे में हम बहुत कंसर्न्ड हैं, किसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ये सब हम बड़ा देश के बारे में जब डेमोक्रेसी सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में, लेकिन एक घर 8 to 10 पीपल, 10, 12, 11 ज्यादा होने से, इतने लोगों के बीच में भी डेमोक्रेसी का क्या कैसे जुड़ाव है, कैसे हम उसको देखना चाहते हैं। तो हम ऐसे कुछ घटनाओं को, कुछ सिचुएशंस को शेयर करना चाहती हूँ, कैसे होगा, एक एक घर में क्या हो रहा होगा। यहाँ एक छोटा लड़का है, प्रवीण, वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में हमेशा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हमेशा उसका फादर घर में पी के आता है और उसका माँ को मारता रहता है। ये मारना, ये हिंसा वो बच्चा देखता है। इस माहौल में वो क्या सीखेगा और क्या इम्बाइब करेगा उसका मन में। तो वो देखते देखते सोचेगा किसका हाथ में ज्यादा अधिकार है, कौन किस दौर्जन्य, सॉरी somebody has to mute, ओके, किसका ऊपर किसने वायलेंस करता है, क्यों करता है, और वो जाके बड़े होते होते क्या सीखना है, कैसे वो जिएगा अपना फैमिली के साथ, ये चीजों को देखता है वो। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे घर हैं वहां जहां हिंसा होता है, बेसिकली विमेन के ऊपर ज्यादा तरह से होता है। कई घरों में दूसरा किस्म का वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन जिस घर में वायलेंस है, जिस घर में ऐसे माहौल है, वहां डेमोक्रेसी का कहाँ जगह है, कैसे हम इसके बारे में सोचते हैं। तो वो लड़का जब उसका परवरिश में वो कैसे ये वैल्यूज को देख सकता है। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक छोटी लड़की है, स्कूल जाती है, उसको एक साइकिल मिला है गवर्नमेंट के प्रोग्राम के हिसाब से। उसको साइकिल चलाने नहीं आता है, वो घर में साइकिल लेके आता है, लेकिन बहुत खुश है, रात भर सोचता है कैसे ये साइकिल चलाऊं, कैसे यूज करूं बोल के। लेकिन क्या होता है, जब मॉर्निंग सुबह वो जब उठ के देखता है तो उसका साइकिल वहां पे नहीं है। आराम से उसका भाई उसको लेके
चला गया है, कोई उससे पूछा भी नहीं। तो ये रोने लगती है, क्या हुआ मेरे साइकिल को? तो उसके माँ बोलती है, इतना सारा काम पड़ा है घर में, तुम साइकिल के बारे में क्यों चिंता करते हो? वो देने से देने दो, वो तुम्हारा भाई यूज करेगा, किसी ने यूज करेगा, तुमको चलाने भी नहीं मालूम है, क्या क्या जरूरत है? तो ये घटना में कैसे एक रिसोर्स मिलने से भी उसको कैसे एक लड़की एंजॉय नहीं कर पाता है, क्यों उसका माँ ऐसा बोली है, क्यों उसका भाई इतना आराम से उसको लेके गया है, ये एक क्वेश्चन भी मन में नहीं आता है, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, क्योंकि हाँ, वो लड़की को क्या जरूरत है इसका। तो हम जेंडर के बारे में स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में बात करने से पहले घर में ये कैसे चलता है, कैसे इसको क्वेश्चन करें, कौन इसको शुरू करे, ये डायलॉग कहाँ से चालू होना है, ये भी सोचना पड़ता है। और एक संदर्भ है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका मेन पर्सन वो जो घर चलाता है, इनकम लाता है घर में, बहुत मुश्किल से काम करता रहता है। जेंडर में हम सब हमेशा देखते हैं, कभी कभी उसके प्रभाव के जैसे विमेन के ऊपर होता है, वैसे मेल के ऊपर भी होता है कभी कभी रिस्ट्रिक्शन। घर को पालना पोषना सब जिम्मेदारी एक ही पर्सन के ऊपर जाता है। कभी कभी घर वाले उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, तो इतना बहुत मुश्किल से वो कमाता है, घर के लिए काम करता है। उसका एक बेटी है, मैरिजेबल एज हो रहा है, तो मैरिज करना जाना है तो इतना बड़ा डाउरी मांगते हैं। तो डाउरी मांगने के समय कैसे वो घर उसको डील करेगा, कैसे करेगा? वो एक पर्सन के ऊपर इतना बोझ गिर जाता है। तो अगर वो घर में इससे ज्यादा कमाई का डिफरेंट तरीके का थॉट रहने से, सोच रहने से, वो लोग किसी अलग तरीके से, मैं एक बार एक कार्यागार एक ट्रेनिंग में जब इंसिडेंट दिया था, तो वो फैमिली का एक रोल प्ले किया। तो वो लड़की ने बोला, डाउरी देके शादी करने का जरूरत नहीं है, मैं डिसीजन लेती हूँ, मैं काम करने के बाद ही, काम में ज्वाइन होने के बाद ही शादी करूंगी। सो ऐसे डिसीजन करने का मौका कब पैदा होगा? जब वो घर में एक डायलॉग का पॉसिबिलिटी रहेगा, एक बातचीत का माहौल रहेगा, तभी होगा। ये सब वैल्यूज डायरेक्टली हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू को कनेक्टेड है। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक घर में छोटी सी लड़की है, नव्या, वो अपना फ्रेंड काव्या को घर में लेके वो लोग थोड़ा खेलते रहते हैं और थोड़ा इधर उधर पानी वानी गिरा के रखते हैं। तो नव्या का पापा ने आके नव्या का फ्रेंड काव्या को जोर से गाली दे दिया। वो बच्चा बेचारा रो रो के घर में चले गई। तो नव्या को इतना खराब लगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड घर आई है, मेरे पापा उसको डांटे हैं, जो कि हम दोनों भी ये काम किए थे, उसको डांटे हैं, और उसका घर जाने से कभी मुझे डांटते हैं क्या? वो लोग वहां मुझे नहीं डांटते हैं, वो कैसे हो सकता है? तो वो रोने लग गई। तो उसके बाद वो डायरेक्टली पापा के पास जाके बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे फ्रेंड को तुमने क्यों गाली दिया? उसको ऑफेंड हो गया, तुम ऐसे नहीं करने का था, बातचीत करने का था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विचार है। हम बच्चों को हमारे घर में कितना सुनते हैं, उनका राय, उनका बात, उनका सोच हम कभी लिसन नहीं करते। हमें बच्चा माने हाँ बच्चा है, कुछ भी नहीं मालूम है, सब हम उसको देखना है, बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को इज्जत नहीं करते हैं। इज्जत करना बहुत बड़ा वैल्यू है, ये भी एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है। एक घर में जब बच्चा को भी इज्जत मिलता है, उसको मालूम होता है इज्जत देना माने क्या है। सो इस इंसिडेंट में क्या हुआ, बाद में वो फादर बेटी का फ्रेंड से बोला, सॉरी बेटा, मैं ऐसे गाली देना
ठीक नहीं था, लेकिन ऐसे करके वो पिताजी इतना नॉर्मल ह्यूमन हुआ, तो बच्ची को इतना अच्छा लगा होगा ना पापा के बारे में, जो गलती को एडमिट किया और उसका ऊपर एक्शन भी लिया। ये चीजें घर में कैसे होना है, ये ऐसे माहौल हम कैसे बिल्ड करेंगे घर में। और एक छोटा सा, मैं ये सब फैमिली का अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, रिप्रेजेंटेटिवली कई चीजों को बोल रही हूँ। और यहाँ एक छोटा सा लड़का है, टीनेज में आते आते ही वो लड़का है, लेकिन वो लड़की का बिहेवियर दिखा रहा है, बहुत स्ट्रांगली वो दिखा रहा है, और उसको देखे देखे घर में बहुत परेशान कर रहे हैं उसको, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम लड़का हो, ऐसे करना ठीक नहीं है। तो वो कोशिश करता है, उसको स्कूल में भी बहुत छेड़ते हैं, उसको बोलते हैं ये ठीक नहीं है, उसका मन में इतना प्रेशर आता है कि वो उसका आइडेंटिटी को जी नहीं सकता है। तो ये भी घर में से ही शुरू होता है। अगर पेरेंट्स को इसका अवेयरनेस हो तो ये समुदाय को कैसा देखना है, इनको फैमिली के साथ रहना हो तो इनको हम लोग कैसे देखना है, ये विचार भी उनका आगे लाना है। सो घर में बहुत ऐसे चीज होते हैं। हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन रिजर्वेशन के एस्पेक्ट भी घर में बहुत सारे होते हैं। कौन ज्यादा मुश्किल में है घर में, उनको हम थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, किसका न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, किसको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके बारे में हम ज्यादा केयर देना पड़ता है। तो ये सब इंसिडेंट्स भी, घटना भी हमको ये दिखाता है कि घर में हम कितना डेमोक्रेसी पालन करते हैं। एक क्वेश्चन हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसको बदलना है। तो हमें मालूम है बहुत ट्रेडिशनल थॉट्स है हमको फैमिली के बारे में, फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, कौन किसको सुनना है, कैसे होना है, ये सब चीजों के बारे में एक रीत नीत बहुत सालों से हुआ है। इसको ब्रेक करना है तो कैसे शुरू करें? शुरू करना है, किसी एक को तो शुरू करना है। ये अवेयरनेस जब आएगा, जो भी अपने अपने घर में हम देखना पड़ेगा क्या है, कैसा है हमारे घर में किसका बात कौन सुनता है, किसका बात बहुत चलता है, बच्चों को हम कैसे देखते हैं, हमारे घर में औरतों का स्थान क्या है, उन लोगों को अपना राय बोलने का मौका है कि नहीं, अगर वो अपना राय बोले तो उसको हम कितना इज्जत देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज हम कैसे शेयर करते हैं। ये सब क्वेश्चन को हम अपने आप के लिए, अपना घर के लिए भी सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा सोचती हूँ अगर घर में हम इसको सीखने से बाहर स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, जो घर में ऐसे एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चे सीखे हैं तो उन लोगों को बाहर जाके टॉलरेंस इजी हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है, इज्जत करना इजी हो जाता है। तो वो सीखना घर से शुरू होने का हमारा एक ड्रीम है। इतना आसान नहीं है, हमें मालूम है। तो इसके बारे में एक छोटा सा, मैं एक व्हाट्सएप मैसेज देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। वो एक वीडियो था, लिबिया का एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हाजिर शरीफा, उन्होंने एक मैसेज वीडियो में भेजा था। उसका हम छोटा सा ट्रांसलेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलती है जब वो छोटी थी तो उनके घर में एक फ्राइडे मीटिंग शुरू किए। फ्राइडे मीटिंग, एक सब घर में जो है सब मिलते हैं, मिलके घर का बातचीत होता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसा है जिंदगी, स्कूल में क्या हो रहा है। तो कई छोटा मोटा विचारों के बारे में मिलके डिसीजन लेते हैं। बच्चे लोग कितना बजे सोना इम्पोर्टेंट है, उन लोगों को क्या करना है, क्या राय है उनका
चीज में कुछ सेलिब्रेशन करना है तो कैसा करना है, क्यों करना है, इस सब चीजें के बारे में डिस्कशन करना। सो ये डिस्कशन करके छोटा मोटा कई डिसीजन जो बच्चों भी पार्टिसिपेट कर सके वैसे कोई डिस्कशन लेते हैं, और एक हफ्ता तक वो देखते हैं वो कैसे चलता है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे और एक मीटिंग होगा। तो ये मीटिंग बहुत फॉर्मल लगता है सुनने में, लेकिन एक बार एक कल्चर हमारे घर में शुरू होने से सबको साथ में बैठ के एक घर का विचार को ओपनली बात करने का माहौल क्रिएट होना ही बहुत बड़ा एक चीज है। ऐसे हो सकता तो बच्चों भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कुछ पैसा का मुश्किल हो तो बच्चों का अंडरस्टैंड होता है। हम हमेशा हम बहुत सार देखे हैं। मेरी छोटी बच्ची, जब उसको मालूम हुआ अभी फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, इस बार बर्थडे ग्रैंड करने का जरूरत नहीं है, इस बार हमें नया कपड़े का जरूरत नहीं है, हम इसी को यूज करेंगे उस समय का। इतना डिसीजन लेने का ताकत बच्चों को भी है। और हम क्यों ऐसा लगता है कभी कभी, मुझे छोटा सा चीज, एक औरत ने हमेशा दूसरों के लिए कुक करती है, घर वालों के लिए, किसका क्या, इनको भिंडी पसंद है तो वो भिंडी पसंद, इनको आम पसंद है तो उसको आम पसंद, उसको बनाते रहती है। वर्षों वर्षों के टाइम अपने को क्या चाहिए उसको तो भूल ही जाती है। तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसे हम बैठ के बात करने से हम पूछ सकते हैं ना, आपका कौन कौन सा चीज पसंद का है, आप कभी उसको बनाया? तो अपना पसंद का चीज वो भी अगर अदर्स को वो अच्छा नहीं लगा है तो वो बनाती ही नहीं है, बंद करके वो कभी नहीं बनाती है अपने लिए एक चीज। सो अगर ये सेंसिटिविटी घर में आया तो वो भी कर सकते हैं ना, छोटा एक जेस्चर, दैट अम्मा को भी ऐसे चीज बनाना है, उसके लिए बनाया है, खाली अपने लिए खाने का पीने का नहीं है। उसका भी एक राय, उसका भी वो एक लाइफ है, वो एक इंटरेस्ट है, एक आशा है। ये सब छोटे छोटे चीजों के साथ सेंसिटिविटी बढ़ने का बहुत स्कोप है। ये हाजिर शरीफा ने फिर वो आर्टिकल में, वो टॉक में बोलती है कि ये है बीइंग पॉलिटिकल। ये घर में बातचीत करना एक एक पर्सनल जैसे लगेगा, लेकिन ये पर्सनल नहीं है। ऐसे ही हम पॉलिटिकली एक्टिव होना पॉसिबिलिटी है, ऐसे हम पॉलिटिकली एक्टिव बन सकते हैं। तो ये बीइंग पॉलिटिकल इज वो घर से शुरू होता है। घर में ही प्रश्न पूछना, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो क्या होता, ये चीज। और हमको बड़े बड़े होते हैं, हमको लगता है पॉलिटिक्स इज डर्टी है, हमको क्यों पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब बहुत बड़ा है। सो घर से शुरू होके हमारा हर क्रिया में पॉलिटिक्स का एक रोल है। सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, क्वेश्चन करना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। इवन एक गांव में रहने से, वो गांव में बहुत फोरम्स रहते हैं, छोटे मोटे स्कूल डेवलपमेंट कमेटी हो, ग्राम सभा हो, और एजुकेशन कमेटी हो, कुछ ना कुछ रहता है। अगर ये अवेयरनेस होने से ये लिंकेज है ना, घर से बाहर जाना, ऐसे फोरम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वही पॉलिटिकल एक्ट है। और वो एक्ट हमको कॉन्फिडेंस देता है हमारे राय बोलने का, हमारा हक चलाने का। तो वो म्यूचुअली घर में उसको ला सकते हैं, घर से बाहर उसको ला सकते हैं। ऐसे एक प्रोसेस शुरू होता है। तो ये चीजों को सोचने का हमारा बहुत जरूरत है, क्योंकि बाहर आके, घर में डेमोक्रेसी नहीं है, बाहर आके हम डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करने से मुझे हमेशा लगता है हम नहीं सीखते हैं, ये इसके बारे में अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कैसे करना है इसको। स्कूल में भी जब हम छोटा सा इलेक्शन होता है, कुछ कमिटीज लीडरशिप बनाते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं। लड़कियों को
एक इम्पोर्टेंट स्टेटस नहीं मिलेगा, वो प्रेसिडेंट नहीं बनना है, वो स्कूल का अध्यक्ष नहीं होगा, वो और कुछ होगी। और जब वो कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत खराब लगता है उसको देखने में, जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी का रोल ही मिस्टेक ढूंढने का है। वो सपोर्टिव रोल मन में कभी नहीं फील करते हैं। वो उसका रोल है इनको गिराना कैसा, इनको इनमें मिस्टेक कैसे ढूंढना। जब अच्छा काम करता है एप्रिसिएशन करना भी उनका जवाबदारी, उनका जिम्मेदारी है, ये मन में नहीं आता है। पॉलिटिक्स माने लड़ाई करना, कंपटीशन करना, झगड़ा करना, यही हमारे मन में रह जाता है। लेकिन इसका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स का जिम्मेदारी क्या है? वो उसका जो वोट दिया है उसी कम्युनिटी का जिम्मेदारी उसका नहीं है। जब वो पावर में आता है तो सबका जिम्मेदारी उसका है। उस देश का भलाई उसका मेन आशय होना है। लेकिन ऐसा थॉट्स नहीं आता है क्योंकि हमें घर में भी वही आदत हो गया है। किसको पावर है उन लोग एंजॉय करते हैं, रेस्ट लेते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, घूमते हैं। और घर में वो 8-10 लोगों के बीच में भी कई लोगों को कुछ नहीं मिलता है, क्वाइट रहना पड़ता है, जो मिले उससे एडजस्ट करना पड़ता है, हिंसा होने से भी उसको सहना पड़ता है। ये बहुत ही दुख का चीज है। तो हमारे स्कूल में, हमारे घर में डेमोक्रेसी का प्रॉपर लेसन हमको मिलने से हमें इसको सुधरने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। सो मुझे तो इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है। और एंड इन दिनों में जहाँ इतना पोलराइजेशन हो रहा है और हमको टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, छोटे छोटे चीजों में भी बच्चों से शुरू होता है। हमारे गांव में तो कभी कभी इतना बातचीत, एक किताब में भगवान का फोटो है तो मुस्लिम बच्चे उसको नहीं देखना है, ऐसे बातचीत स्कूल से घर आता है, घर से स्कूल जाता है, तो इतना खराब लगता है। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें? तो घर में हम ऐसे माहौल कैसे बिल्ड करें? सहिष्णुता का भाव, इज्जत देने का भाव कैसे पैदा करें, कैसे नर्चर करें? ये सब हमारे आगे बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और हम इसको कर सके तो हमारा बच्चों को अच्छा विजन मिलेगा, टॉलरेंस माने क्या है वो समझ में आएगा, सेंसिटिविटी, वो संवेदना बढ़ेगा, और एक डिग्निफाइड, सबका डिग्निटी को इज्जत करके जीने का एक मनोभाव, अवेयरनेस आएगा। इन बातों से मैं एक बार रोकूंगी। कुछ शेयर करना है तो सबको शेयर करके उसके बाद कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन होने से भी पूछ सकते हैं और राय बोल सकते हैं। मैं बड़ा थियरी कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से मेरा अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर से मैं ये प्रेजेंटेशन किया हूँ। तो थैंक यू। थैंक यू वाणी। थैंक यू। राजेश जी, एनी क्वेश्चन और राय? दीपक भाई? आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। आपकी एक बात से मैं एग्री नहीं करता। कौन सा जी? कि आपने कहा कि आप हिंदी अच्छा नहीं बोलती, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। बाकी आपकी सब बातों से मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं आप। और जो आपने कहा ना कि घर में बच्चों के साथ
किस तरह हम बात करें, बिहेव करें, या उनको बोलने का मौका मिले। ये मेरा अपना बचपन का एक्सपीरियंस यही है। इसका आज तक मैं ये भूल नहीं पाता। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे दादा थे, हमारे जॉइंट फैमिली में। तो दादा, फिर मेरे फादर, पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई, रात को खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठते थे और पॉलिटिक्स से लेके पड़ोस में क्या हुआ वहां तक की सब बातें करते थे। हम सब छोटे 8-10 साल का मैं था, तब से हम साथ में थे। तो आज तक इससे क्या, बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, अपनी ओपिनियन बना सकता है और मैच्योरिटी भी आ जाती है, और बाद में ये गड़बड़ नहीं होती है जैसा हम आजकल देखते हैं। ऐसी गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन जो आपने कहा कि मुस्लिम बच्चों को देखने, वो घर में नहीं होता है। घर में माँ बाप उस तरह की बातें सिखाते हैं उनको, इसलिए बच्चे बाहर निकल के ये करते हैं। बच्चों को दबाया जाता है, शायद दबाया जाता है, या तो ऐसा करने के लिए कहा जाता है, या तो ये कहा जाता है, या तो डरते हैं कि हमने देख लिया तो ये हो जाएगा, घर घर में हमें डांट पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है वो बहुत आपने इसको डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के बहुत अच्छी तरह बताया है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। राजेश जी। थैंक यू, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी संस्कृति में खासकर, अनम्यूट। आई एम सॉरी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी संस्कृति में एक फ्यूडलिज्म हावी है। हालांकि बाहर से लगता है कि हम मॉडर्न बन गए हैं, आधुनिक बन गए हैं, तरक्की हुआ है, वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं, अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं, हाथ में मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप में काम कर सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो अभी भी कई सदी पीछे हैं, और उसमें एक एक टाइम लैग बहुत रहता है, और उसी से बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है घरों के अंदर, समुदाय के अंदर। इसको कैसे टैकल करें, इसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है। बहुत सारे हमारे साहित्य में, आधुनिक साहित्य में ये थीम्स यही रहे हैं, चाहे प्रेमचंद का हो या बहुत सारे लेखकों ने इन्हीं थीम्स के ऊपर लिखा है, और उनको पढ़ने से एक जो महसूस होता है कि हाँ ये सच है, ये हमारे घर में भी हमने देखा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, वहाँ से एक एक बदलाव आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा अनुभव नहीं है, मैंने पढ़ा है कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्सरसाइजेस करते हैं बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, माइंडसेट बदलने के लिए, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। तो इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं। एक्चुअली बहुत पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी चीजों को हमको। मैं अभी बहुत कॉन्शियसली एक काम कर रही हूँ। रिसेंटली बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल नरेशन भी लिखी हूँ, उसका प्रियम्बल लेके। सो मेरा यही भरोसा है कि हम ये वैल्यूज को हमेशा एनजीओ के साथ काम करती हूँ, लोगों के साथ काम करती हूँ, तो इन चीजों को जब बात करते हैं, हम पर्सनली भी देखना बहुत जरूरी है। बाहर क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है बोल के, अपने घर में हम कितना ये चलाते हैं, कैसे ये माहौल बिल्ड करने का ट्राई करते हैं बोल के। तो इसके लिए हम
छोटा मोटा एक्सरसाइजेस, करिकुलम बिल्ड करना है। अभी मैं देखा नहीं हूँ करिकुलम इसके बारे में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सुंदर वैल्यूज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लेके ही हम बहुत स्टोरीज यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोरीज। वो स्टोरीज को यूज करते ही हम ये चीजों को लोगों के साथ ले सकते हैं। मैं अभी 2-3 बार रिसेंटली इतना कॉन्शियसली ये काम कर रही हूँ, ये डेमोक्रेसी एट होम के बारे में डिस्कशन ले रही हूँ। तब भी मुझे समझ में आता है कि लोगों को ऐसे हो जाते हैं, जब मैं एक क्वेश्चनर बिल्ड किया हूँ टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन होम का कैसा है स्टेटस बोल के, तो उसको देखने से सडनली एक कभी नहीं सोचा था घर में भी डेमोक्रेसी के बारे में थिंक करना है। तो ऐसे एक रेस्पॉन्स आता है, लेकिन बहुत कॉन्क्रीटली काम होना है, स्कूल में भी होना है। लेकिन हार्डली अभी बहुत कम लोग हैं ऐसे सोचने वाले। जैसे दीपक जी ने बोला, घर से ही शुरू होता है असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का वैल्यूज। सो उसी को जो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ठीक है क्या नहीं है। इसको लेके मुझे इतना अफसोस होता है। हमारे कर्नाटक में स्कूल में एग देने का मना कर दिया। तो एग देने का मना कर दिया, कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। जो एग खाते हैं वो भी हमें एग नहीं चाहिए बोलते हैं। तो इतना चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है। हम कैसे बोले हमारे बच्चों को तुमको एग अच्छा लगता है, बोलो एग अच्छा लगता है। नीडंट हैव टू फील, इसको हाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, बोलना सीखो, बोलना सीखो। तो बहुत ही चैलेंजिंग है एटमॉस्फेयर। हमें काम करना है और कुछ नो अदर वे, जस्ट ट्राई आवर बेस्ट। अरविंद जी। जी, बहुत शानदार बातचीत रही बानी जी की और हरनी जी से। और खलीफ भाई से शिकायत ये है कि थोड़ा बानी जी के बारे में ये इंट्रोडक्शन पहले लिखना चाहिए था बातचीत के लिए। और हम लोग तो खाटी हिंदी भाषी हैं, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। दीपक भाई की शिकायत हमारी भी है। और देखिए, अच्छी जो मतलब आप, ये तो हम लोगों का ये जो आज एक दूसरे से एक्सचेंज हम कर रहे हैं। मैं एकदम नॉर्थ इंडिया में हूँ और बहुत ही मतलब फ्यूडलिस्ट सोसाइटी तो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन यहाँ तो हिंदी भाषी इलाकों में तो एक अलग तरह की हायरार्की है। और हमें लगता है कि जो हमारा अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस नहीं है। तो वो चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, या हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, ये सब जगह मतलब डेमोक्रेटिक कोई प्रैक्टिस नहीं है। हमारा प्रियम्बल अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं भी इस तरह का कोई डेमोक्रेटिक पैटर्न नहीं है जो एज ए मतलब प्रैक्टिकल। अगर रिटेन में एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ी अच्छी थी, जिसको अभी कोविड के नाम पे काफ़ी उसको अच्छे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, डेमोक्रेटिक चीज़ें जो थी वो निकाल दी गई कोविड के नाम पे सिलेबस कम करने के, क्योंकि उससे जो आज की रूलर पार्टियां हैं उनको काफ़ी धक्का हो रहा था। तो एनसीईआरटी वगैरह के सिलेबस में तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, ये बानी जी, अरविंद मूर्ति, हरनी जी, दीपक ढोलकिया, राजेश जी जैसे लोग ही बिल्ड कर सकते हैं सोसाइटी में। ये बाहर से ही डाला जा सकता है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में और ख़ास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना बेहतर तरीके से सिलेबस में है, ना हमारे प्रैक्टिकल में है। तो उस पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ऑल दी बेस्ट की ये सच है। हम लोगों के साथी लोग, हमारे सीनियर्स लोग बार बार कहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके भाई
इसलिए आपका वैल्यू नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से आपके बच्चों को बहुत सारा फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी मिली हुई है, तो उनको उसका बेसिस जो है वो पता नहीं है। वो अगर दूसरी सोसाइटी में होते तो वो इसके लिए जब स्ट्रगल करते तो बाहर उनको आपका और आपके काम का वैल्यू समझ में आता। तो ये बात हम लोग फील करते हैं, क्योंकि हमारे करेक्टर में है, हमारी समझ में है, हम उन इशूज को लेके सोसाइटी में काम करते हैं, तो हम पहले उसके लिए अपने घर में एक इन्वायरमेंट बनाते हैं कि हमारे वैल्यू में आए, मतलब डेमोक्रेसी एट होम, कि हम सब के अपने वैल्यूज में अगर ये चीज़ें आती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में होता है। तो इसलिए सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन तक में डेमोक्रेटिक पैटर्न नहीं। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं उसका एक, आप शायद हमारे आईकैन के प्लेटफॉर्म पे पहली बार हरिणी जी के उससे हम सब से मिल रही हैं, लेकिन हरिणी जी ने कम से कम 4 बार रिमाइंडर किया होगा, जो हमारा जनरल बॉडी है आईकैन का, जो कोर ग्रुप है उसमें, जो जेंडर ग्रुप है उसमें अलग अलग साथियों को डाला है। लेकिन अगर उस डेमोक्रेटिक वैल्यू होता तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि इस बातचीत में हमको हफ्तों पहले जानकारी है, तो हमें अपना समय सेव करना चाहिए, सबके पास काम होते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारे अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। तो इस पे हम लोगों को और आप जैसे साथियों से मिलना और आपके काम को समझना, देखना, आपके काम को और एक्सप्लोर करना, ये जो ठीक है कि लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वैल्यूज हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिमिलर हैं ऑल ओवर। तो उसको आगे बढ़ाना आपका आईकैन में और हम सब के साथ बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आनंद जी। शारदा जी, तो आपका इंट्रोड्यूस कीजिए। शारदा। हाँ, मैं वर्धा से बात कर रही हूँ। उत्तर मालवी के कहाँ से शारदा जी? वर्धा सेवाग्राम। वर्धा सेवाग्राम के साथ काम करती हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ होम डेमोक्रेसी। शारदा जी, एक बार अपना वीडियो भी चालू कर दीजिए, वीडियो भी चालू कर दीजिए। हेलो, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बोलिए। मैं शारदा बात कर रही हूँ वर्धा से। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो घर में है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जैसे कि स्त्रियों को भी ज़्यादा सहूलत, मतलब स्वतंत्रता उतनी नहीं है। छोटे बच्चों को भी ऐसे, लड़कियां रही तो लड़कियों को हम बोलते हैं कि तू ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। तो अभी भी कुछ तौर से है यहाँ पे, वैसे ही अभी भी उतनी स्वतंत्रता नहीं है। लेडीज को बोलो, लड़कियों को बोलो, ऐसे। तो हम, लेकिन हमारे मतलब अभी 20 साल पहले की बात बोले तो 20 साल पहले तो एकदम ही था कि लड़कियां कहीं जाती आती नहीं थी, ज़्यादा कुछ करती नहीं थी। लेकिन अब उतना नहीं है। जैसे अभी हम जा रहे हैं, जो लेडीज नौकरी पे जाती है वो अभी अपना बोलती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, तो आधा काम आप करो, आधा काम हम करेंगे। तो ऐसे थोड़ी अभी डेमोक्रेसी मिली है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभाव ही है। वानी जी, आपने बहुत अच्छा बताया हमको डेमोक्रेसी के बारे में। तो हम और घरों घरों में जाके लेडीज को बताएंगे कि
हमारी भी डेमोक्रेसी है, हमने भी स्त्री पुरुष समानता जैसे है, तो वैसे हम आप भी अच्छे रहो। सबको बोलेंगे कि लेडीज को भी हक है, जेंट्स को जितना है उतना लेडीज को भी है। तो इस तरह से हम अभी जागरूकता चालू है। हमने संविधान यात्रा भी निकाली थी बीच में, उसमें भी हमने स्त्री पुरुष समानता का विषय लिया था, उसमें भी हमने बताया था लेडीज को। ओके शारदा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब वानी वानी जी, आप बता सकते हैं कि आप अपने काम में थिएटर, परफॉर्मेंस ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, एक तो हमने छोटा छोटा 5-6 मिनट्स का सिंगल पर्सन परफॉर्मेंसेस डेवलप किया है ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर। और उसके लिए हमको कुछ स्टेज प्रॉपर्टीज का जरूरत नहीं है। आप अभी बोलो, उठ के कर सकूंगी, ऐसे सिंपल अप्रोच है वो ड्रामा का, वो प्लेज का। और उसके साथ बहुत डायलॉग ले सकते हैं हम लोगों के साथ। बहुत हमने देखा बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली मेन के साथ, क्योंकि वो उस तरीके से इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहते हैं। तो वो चीजों के लिए। और मैं थोड़ा बहुत इमेज थिएटर है ना, उस फॉर्म को भी थोड़ा यूज करते हैं, जो बच्चों के साथ किसी के साथ काम करते समय कुछ इश्यूज देख के उसके ऊपर नाटक करते करते बात करना। नाटक करते समय यूजुअली वो मन में जो है वो विदाउट नॉलेज बाहर निकल जाता है। तो उसका वो पावर है। अगर तुम आप बैठ के सोच के बताओ तो उसका पॉलिटिकली राइट आंसर्स ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब यू स्पॉन्टेनियसली एक्ट किया तो सच्ची सच्ची बात निकल के आते हैं। ऐसे ये जेंडर के ऊपर के वो इश्यू को मैं बच्चों का ग्रुप में देख के हाँ नाटक करो बोला, तो वो लोग अच्छा से नाटक किया, लेकिन एंड कैसा किया, वो लड़का जो लड़की के जैसे बिहेव करता है, उसके साथ उसके पास बोला एंड में सब ठीक है लेकिन लोग इसको नहीं पसंद करेंगे, तो तुमको ऐसा नहीं करना है सर उनका। तो वहां से बातचीत बढ़ाने का बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो वो लोग कैसे बोलेंगे सब समान है, सब समानता है, सबको समानता से देखना है। अगर जस्ट ओरली बात करने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब हम थिएटर यूज करते हैं तो ऐसे नेचुरल रेस्पॉन्सेस आ जाते हैं। तो ऐसे हम ज्यादा तरीके से यूज करते हैं। तो ट्रेनिंग मैं ट्रेनर हूँ, सो मेरे ट्रेनिंग में पार्शियल थिएटर एक्सरसाइजेस ही होते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी थिएटर विमेन को बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिकल इनिबिशन इतना हमारे बॉडी में नर्चर कर दिया है कि हमें कुछ हिलाने हिलाने भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बॉडी फ्रीडम हमको बहुत लिबरेशन देता है। थिएटर ये दे सकता है, थिएटर, स्पोर्ट्स, अदर कल्चरल एक्टिविटीज। इसलिए तब जाके हमें थोड़ा बॉडीली कॉन्फिडेंस आता है, उसका प्रभाव मन में भी होता है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। ये आपने बहुत नई बात बताई, बॉडी फ्रीडम की जो आपने बात बताई, रियली नई बात बताई। ये पहली बार ये समझ में आया। ये स्पेशली आपने विमेंस के लिए, विमेन के लिए बोला या जनरल किसी के विमेन साथ? और जो ऑप्रेस्ड क्लास का मेन भी, इसको मेन के लिए भी ये होता है। आप देख सकते हैं, लाइक मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हूँ, मैं शादी किया पॉटर कम्युनिटी के पर्सन से। वो बॉडी लैंग्वेज है ना, जब मेरे घर के लोग आते हैं इन वाइल, हमेशा नहीं आते हैं, आई डोंट लाइक देम आल्सो टू कम टू वो जब आते हैं
तो उनका बॉडी लैंग्वेज और मेरे घर में जो अदर मेन हैं उनका बॉडी लैंग्वेज में इतना डिफरेंस होता है, ये लोग जस्ट झुक जाते हैं, वो बॉडी झुक जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कास्ट आइडेंटिटी। सो ए बॉडीली हमारा कॉन्फिडेंस दिखाना हमारा, लेकिन विमेन के ऊपर एक ज्यादातर है बहुत उनका, उनके ऊपर वो एक सभ्यता का रूप से भी है ना। जस्ट थिंक, हमें को कुछ गिर गया तो ऐसे करना है तो यहाँ पूरा पकड़ लेते हैं, हमको क्या दिख जाएगा क्या हो जाएगा यही मन में रहता है। एक लड़का आराम से झुकता है, निकलता है, जाता है, आराम से जाता है। वो फ्रीडम हमें नहीं मिला है जब ग्रोथ होने, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज के लिए हमारा बॉडी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और पीरियड्स के साथ अस्पृश्यता जुड़ाना, ये सब भी हमारे बॉडी के ऊपर का बॉडी पॉलिटिक्स, आई कॉल दैट। बहुत अच्छी बात बताई। मैं अपना एक पर्सनल बात बता दूं, फैमिली की बात बता दूं। मेरी डॉटर इन लॉ है तो काफ़ी फ्री है, घर में बात करती है, बोलती है, तो सब नॉर्मल लगता है। लेकिन उसको उनके पेरेंट्स के यहाँ जाना था, तो मैं ट्रेन में उसको छोड़ने गया। कोटा जाना था, दिल्ली से कोटा जाना था, तो सब नॉर्मल था। वहाँ हम उतरे तो उसके पेरेंट्स उसको, फादर लेने आए थे हमें, मैं भी था तो फादर ही लेने आए थे। तो उसकी जो आवाज़ बदल गई, मेरी डॉटर इन लॉ की, बोलने का स्टाइल बदल गया, ये सब आवाज़ में जो वो बदल गया, तो आई वाज सरप्राइज कि मुझे लगा ये किसी और से मिल रहा हूँ क्या, किसको मैं जिसको घर से ले आया था छोड़ किसको रहा हूँ ये। उसके टोन, टेम्पर सब बदल गया। तो ये विदाउट आवर एफर्ट्स, कुछ बॉडी कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं, फ्रीडम, वो अंदर से वो महसूस नहीं करती होगी हमारे साथ। कांट से कि एज में हम जिम्मेदार कितने हैं। ऐसा ही केस हरिणी का है। हरिणी का केस हम सेवाग्राम में, हरिणी को जब हमने बोला कि प्रेजेंट कर रही थी, हिंदी में बोल रही थी, तो और जब हमने कहा कि आप कन्नड़ में बोलिए, कोई भी ट्रांसलेशन कर लेगा, व्हाई आर यू वरीड, इतना फिक्र क्यों कर रही है। फिर हरिणी की जो आवाज़ बदली थी, मॉड्यूलेशन आवाज़ में आए, उतार चढ़ाव, ये जो देखने का, सुनने का जो मज़ा था, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और ओम जी ने काफ़ी मिस किया, देर से आए हैं, तो काफ़ी अच्छे मुद्दे पर बात हो रही थी। थैंक यू सबको, थैंक यू। अच्छा लगा मुझे भी। मैं हिंदी में बहुत कम बात करती हूँ, एक मौका भी मिला बात करने के लिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये हमारी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारी कमी है कि हम हिंदी के सिवा दूसरी लैंग्वेज ही नहीं जानते। ये हमारी, आपको इसमें गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदी नहीं आती है आपको ठीक से, तो वो तो भी हमें समझ लेना चाहिए जैसी आती है। ट्रू, ट्रू। अभी तो हमारे यहाँ बहुत हिंदी जबरदस्ती डाल रहे हैं। बहुत हो रहा है हमारा। दही के पैकेट में, दही के पैकेट में, दही में हिंदी में लाई। Okay, thank you, Vani. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you once again. Thank you.